स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मार्केट आउटलुक हमारी इस खास सीरीज में। और आज देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए म्यूचुअल फंड क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, समय देने के लिए नमस्कार धन्यवाद। मनदीप। और आपसे मुझे शुरुआत करनी है ग्लोबल मार्केट्स के आउटलुक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बाइट सुनवाना चाहता हूँ। जरा पहले सुनिएगा और उसके बाद मेरे सवाल का इंतजार कीजिए। जी, अगर कंसर्न कहीं है तो ग्लोबल मार्केट में है, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेंसी है, क्योंकि लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं कि चलता रहे। और वो कॉम्प्लेंसी से थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं ना अर्ली साइंस ऑफ डिस्टर्बेंस मुझे यूएस मार्केट में आता है। तो सर, 16 जुलाई को पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आपने ये बहुत स्ट्रांगली कहा था कि अमेरिकी बाज़ार मुझे बहुत थोड़े डरावने लग रहे हैं, थोड़े गिरने की कगार पे हैं। लेकिन क्या सर वाकई में इतनी तेज़ी से, इतना ज़्यादा, इतना जल्दी गिरेंगे, ये सोचा था ये नहीं सोचा था। क्या होता है सर? कि कोई चीज अनिल जी, क्या होता है, कोई डेटा पॉइंट आता है जिसके मैंने आपको बोला ना कॉम्प्लेंसी इंडिकेटर आ गए थे, जी। तो जब भी वो आते हैं तो वर्नेबिलिटी का साइन है कि अभी यहाँ पे वर्नेबिलिटी बढ़ गई है। अब उसको नंबर ऑफ डेज में क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये समझ में आता है कि यहाँ पे खतरे की घंटी है तो यहाँ से हटना चाहिए। अगर यही बैकग्राउंड में अगर देखिए हमने अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस किए, कई महीनों से हम लोग, अगर आप देखेंगे तो हम एक अपने पोर्टफोलियो में फार्मा का बड़ा एक्सपोजर बढ़ाया, कंजम्पशन का बड़ा एक्सपोजर बढ़ाया, इंश्योरेंस का बड़ा एक्सपोजर बढ़ाया, लार्ज इंफ्रा कंपनीज को एक्सपोजर किया, हॉस्पिटैलिटी और ये पूरा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स पूरा हेल्थ केयर स्पेस को बिल्ड किया। तो अगर हम तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि यहां से टॉप हो जाएगा, लेकिन इतना समझ में आया तो हम सेफ्टी में चले गए, बहुत बड़ा कैश रेस नहीं किया। ओके, 7-8% को छोड़ के, बट एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाया। तो आज हम एक क्या है, मेंटली बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, एक सुकून है कि अपना पोर्टफोलियो बहुत सेफ है इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। तो हम्म। वो एक ये पूरा मेंटल गेम है, आप इसको कैसे प्ले करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आपको बड़ा एक स्मार्ट फंड मैनेजर भी माना जाता है कि आप समय से पहले चीज़ों को भांप कर अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अमेरिका में चूंकि आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, हुई कमजोरी मंदी, आपको डर था, लेकिन इतना तेज़ी से इतना ज़्यादा घटेंगे, क्या संकेत समझें सर? क्या वाकई में ग्लोबल मार्केट्स की तेज़ी खत्म हो गई? जो टॉप बन गए वो बन गए, अब जल्दी से हमें उन्हें पार नहीं करेंगे? मतलब अगर इंडिया में तेज़ी होनी भी है तो ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलेगा? देखिए अनिल जी, अगर अपन सबसे पहले इसको यूएस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मदर ऑफ ऑल एक्सचेंजेस उसी मार्केट को बोलते हैं, तो वहां पे हमको लगता है एक बार एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग टॉप बन चुका है। ओके, अब उसको ब्रेक होने में शायद समय लगेगा, और वो शायद समय में भी क्लोजर टू इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन तक भी बाजार में करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेस रहेगा। अब इतना फास्ट गिरा है तो क्या अगले 2-4 दिन रिबाउंड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बट एक चीज हमको समझनी चाहिए कि समथिंग हैज चेंज, और वो चेंज को हमें मेजर करना चाहिए और बैक ऑफ द कैलकुलेशन में ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया की बात करें, अगर आप देखिए इंडिया का, अगर हम लास्ट एक क्वार्टर का रिव्यू पकड़े या एक महीने का रिव्यू पकड़े, जहां से यूएस करेक्ट होना स्टार्ट हो गया जुलाई से, ओके, 12-13 जुलाई के आसपास से, वहां से अगर आप देखें तो इंडिया ने एमएससीआई वर्ल्ड को भी आउट परफॉर्म किया है, यूएस को भी आउट परफॉर्म किया है, एमएससीआई ईएम को भी आउट परफॉर्म किया है। तो रिलेटिव बेसिस, क्योंकि हर चीज एब्सोल्यूट पे नहीं देखनी चाहिए, अगर हम रिलेटिव देखें तो इंडिया में एक स्ट्रेंथ दिखाया है। और ग्लोबली है, जो भी मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है, मनी अल्टीमेटली वहां शिफ्ट हो जाता है। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे हम गिरे, लेकिन हम कम गिरे। रिलेटिव बेसिस पे हमने बेटर परफॉर्म किया, और ये थीसिस मेरे को ऐसा लगता है कंटिन्यू रहेगी। अगर हम इसको रिस्क के एंगल से देखें, बाकी कंट्री के कंपैरेटिव रिस्क, अब देखिए कल एशिया में कोरिया, ताइवान, जापान, 3 मार्केट में सर्किट डाउन था, ओके, इंडेक्स लेवल पे सर्किट था। उस तरह का तो कोई भी माहौल इंडिया में था नहीं। ओके, 2-3 टका, 3.25 टका निफ्टी घट गया, तो ये तो नॉर्मल दिन में भी हो जाता है, पोस्ट बजट भी हुआ, पोस्ट इलेक्शन भी हुआ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ एबनॉर्मल था ग्लोबल बैकग्राउंड। तो उस बैकग्राउंड में हम डेफिनेटली इंडिया बहुत सेफ है। बट अगर ग्लोबल मार्केट में इतनी वॉलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर भी इतना पीसफुल नहीं रहने वाला है। तो हमारा जो थीसिस है कि एक इस वॉलिटी को कैसे अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक ऑप्शन होता है कि या तो आप ऑप्शन लेके हेज करके बैठ जाइए, लेकिन अगर वो थीसिस प्ले आउट नहीं हुआ है तो आपका पूरा प्रीमियम इरोड हो जाएगा। ओके, और आप माइंडसेट से मंदी में आ जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो हम लोग उसको सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन के थ्रू प्ले करना समझते हैं। भले ही जैसे लास्ट एक महीने में अगर हम देखेंगे तो हमारा रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस स्पेस में पहले ही आ चुके थे, लेकिन हम्म। कल बाजार गिरा तो हमने आउट परफॉर्म किया।
तो वो पर्सपेक्टिव को हमें बैकग्राउंड में रखना है कि हमें इसको कैसे प्ले करना है, हमें सेफ्टी के साथ प्ले करना है, हमें अल्टीमेटली तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंप्रूव करके देना है। अनवारंटेड रिस्क लेने का टाइम नहीं है। जी। जैसे मैं हमेशा काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी ईज़ी फेज़ बुल रन खत्म हो गया। बुल रन है, डिसाइसिव बुल रन है, बट डिफिकल्ट फेज़ है। अब डिफिकल्ट फेज़ में आपका स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर रोटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और आपको एक बहुत बड़ा मेंटल पीस देगा। अगर राइट सेक्टर, राइट स्टॉक में हो, तो आप उस सिचुएशन को एक अपने फेवर में प्ले कर सकते हैं। तो यानी कि पैसा तो बनेगा, लेकिन कम बनेगा, धीमे बनेगा और ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही बनेगा। आसानी से बनने वाला नहीं, करेक्ट। अब इसमें जब ये इस पूरी प्रोसेस में आप कह रहे हैं कि भई रोटेशन कर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स आपने बताया जैसे एफएमसीजी, फार्मा वगैरह आपको ज़्यादा पसंद है। किस तरह का रोटेशन आप सेक्टर वाइज़ कर रहे हैं? और दूसरा, किस तरह का रोटेशन आप मिड, लार्ज और स्मॉल कैप में कर रहे हैं? ये ज़रा समझाएँ। ओके। देखिए, सबसे पहले रोटेशन हमको कहाँ समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबल है। ओके। ग्लोबल मैक्रो में प्रॉब्लम है, करेंसी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो हमें ग्लोबल सेंट्रिक स्टॉक्स पे थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना चाहिए। ओके, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे वो ग्लोबल सेंट्रिक एक्सपोर्ट कंपनीज हो या ग्लोबल सेंटिमेंट लिंक कंपनीज हो, उसमें आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिखेगा। तो हमें कहाँ फोकस बिल्ड करना है? डोमेस्टिक कंपनी में। एक तो डोमेस्टिक में देखिए, ये मानसून का अभी तक का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा है। तो काफी और ब्रॉड बेस्ड भी हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक मानसून का अच्छा है, तो यहाँ पे इंडिया सेंट्रिक कंजम्पशन थीम पे फोकस करना चाहिए। तो अगर हम जैसे इंडिया में बात करें, तो वो हमें एक एफएमसीजी स्पेस बहुत अच्छी लगती है। फार्मा ग्लोबल थीम है, लेकिन ग्लोबल जेनरेसी, ग्लोबल शॉर्टेज है, तो फार्मा थीम भी अच्छी लगती है। ग्लोबल होने के बाद भी अच्छी लगती है थीम की अपना। अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो एफएमसीजी, फार्मा, इंश्योरेंस देखिए 4 साल से नहीं चला है। वो एक कंस्ट्रक्टिव थीम है, नंबर्स भी इंप्रूवमेंट होने की दिशा में दिख रहा है। तो अगर हम लोग एम्प्लॉयड ग्रोथ का डेटा देखेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये एक सेफ्टी दिखती है। ऑटो पीक आउट हो गया है, तो ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। कुछ हॉस्पिटैलिटी स्पेस हम देख सकते हैं कि होटल्स देखें, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे रेगुलर कैश फ्लो है, टूरिज़्म से रिलेटेड ग्रोथ है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड ग्रोथ है, तो उस तरह की भी अपनी को अपॉर्च्युनिटी प्ले आउट करनी चाहिए। और इंडिया में गवर्नमेंट ने करंट बजट में काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है ग्रोथ और कंजम्पशन को लेके, तो ऐसा नहीं कि अपनी इंफ्रा स्पेंडिंग खत्म होगी, तो लार्ज इंफ्रा स्पेंडिंग पे फोकस करना चाहिए। हाँ, कैपिटल गुड्स महँगे हो गए, तो उनकी एक साइकिल पीक आउट हो गई है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म तो अभी भी अच्छा है, बट एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से वो पीक आउट हो गई। तो हम लोग एक सेक्टर रोटेशन अगर इस तरह से करेंगे, तो थोड़ा-सा आपको मेंटल पीस भी रहेगा और आप अ, करंट कॉन्टेक्स्ट में आपका पोर्टफोलियो बेटर रिटर्न देगा। हुँ। और एक और बात, लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में भी जो कशमकश चलती रहती है, उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अगर इंडिया में जैसे मैंने बात किया था लास्ट टाइम में, मैंने कहा ग्लोबली एक माइल्ड रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट था और मैंने बोला था कि एक ग्लोबल वोलेटिलिटी स्पाइक करेगी। ओके, जो स्पाइक होना इतनी रैपिड होगी वो तो कहना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। हमें भी नहीं सोचा था कि 2 दिन के अंदर विक्स 65% हो जाएगा। जो मतलब जापान मार्केट का अगर हम वोलेटिलिटी इंडाइसेस देखें, तो वो तो कोविड से बड़ा स्पाइक कर दिया, कोविड से बड़ा फॉल था उस दिन, कल के दिन। तो वो बैकग्राउंड में अगर हम देखें, तो फिर ऑब्वियसली करंट बैकग्राउंड में जहाँ पे हम ग्लोबली माइल्ड रिस्क ऑफ की बात करते हैं और अभी इसको रिस्क ऑफ में और मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली रिलेटिव बेसिस पे, एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं बात करें, अगर हम रिलेटिव बात करें, तो लार्ज कैप इस समय अगले 1 क्वार्टर के व्यू से, अगले 2 महीने के व्यू से, अगर मैं कोशिश करूं कि जब तक ये करेक्शन कंसोलिडेशन चलता है, ये 1 दिन में खत्म नहीं होने वाला है, तो वो बैकग्राउंड में लार्ज कैप में प्रेफरेंस रहेगा। बट उसमें भी अनिल जी, समझने की इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम मिड और स्मॉल में नेगेटिव हैं। हम लोग अपना रिस्क एपेटाइट देखते हैं। अगर कोई यहाँ से भी बोले कि मुझे 5-10 साल का होराइज़न अच्छा लगता है, तो मैं आज भी बोलूँगा स्मॉल कैप लीजिए, अगर उतना बड़ा होराइज़न है। हुँ। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब बाज़ार गिरता है, तो जो रिस्क एपेटाइट जो पीक पे हाईएस्ट होती है, वो बहुत श्रिंक हो जाती है। ओके? आपका टॉलरेंस लेवल होता नहीं है, जितना हम लोग साइकोलॉजिकल मान लेते हैं कि हमारा रिस्क एपेटाइट तो हमारा भी ज़्यादा है। लेकिन आपका टॉलरेंस लेवल होता नहीं है, वो आप गिव अप मार देते जी। हो। तो उस बैकग्राउंड में लार्ज कैप पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहेगा और यही हमने अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है कि इलिक्विड टू लिक्विड एंड हाँ, मिड एंड स्मॉल से लार्ज टुवर्ड्स कैप। लार्ज कैप। जब तक हुँ। ये रिस्क ऑफ फेस है, तब तक हम उसको उस तरह से प्ले कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक सवाल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, संदीप जी, जिन लोगों की एसआईपी चल रही है, कंटिन्यू रखें
या एसआईपी की मात्रा बढ़ाने का टाइम है, थोड़ा और ज़्यादा करनी चाहिए? दूसरा एक बात और है, इस वक्त किस तरह के फंड्स ज़्यादा ठीक है? कोई नया निवेश करना चाहता है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, किस तरह के फंड आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, इस समय में अगर कोई बिल्कुल एसआईपी कंटिन्यू नहीं करना करना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा स्क्यूड पोर्टफोलियो है एसआईपी में जैसे मिड और स्मॉल की तरह, उसको आप फ्लेक्सी पे शिफ्ट करना चाहिए। तो मनी मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है करंट एनवायरनमेंट में अगर एप्रोप्रिएट टाइम आया, तो जैसे हमारा कभी पोर्टफोलियो 80% मिड एंड स्मॉल में चलता था फ्लेक्सी, आज वो 75% लार्ज पे चलता है। तो हमने अपॉर्चुनिटी टाइम पे उसको शिफ्ट कर दिया। अगर अपॉर्चुनिटी वापस रिस्क ऑन रैली ग्लोबली प्ले आउट हुई क्योंकि ये एक करेक्टिव फेस है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट का टॉप बन गया और इंडिया मार्केट का टॉप बन गया, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ दूर दूर तक कि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। अगर इंडिया का जो परसेप्शन एनालिटिक्स हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तो वो बैकग्राउंड में आप शायद मिड और स्मॉल से फ्लेक्सी में आ जाइए, मल्टी मल्टी एसेट में प्ले कर सकते हैं मल्टी कैप की जगह। उसमें आपको मनी मैनेजर को मल्टी एसेट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और दूसरा अगर कोई थीमेटिक फंड देख रहा है इस समय, तो मेरे को ऐसा लगता है कंजम्पशन ऑफ फार्मा की साइकिल अच्छी है, तो ये 2 थीमेटिक फंड देखने चाहिए या बिज़नेस साइकिल देखना चाहिए अगर आपका थोड़ा-सा भी हाई रिस्क प्रोफाइल है। तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्कीम रोटेट करना है तो आप कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है बजाय मार्केट से एग्ज़िट करें। सिर्फ को कंटिन्यू करिए, मे बी स्कीम रोटेशन जैसे हम सेक्टर और स्टॉक रोटेशन करते हैं, आप एटलीस्ट स्कीम रोटेशन कर सकते हैं, अंडर परफॉर्मेंस से एग्ज़िट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जो स्कीम्स में ज़्यादा रिस्क दिखता है, वहाँ से स्विचिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फ्लेक्सी की तरफ। उस तरह के प्रोडक्ट आपके रिस्क एपेटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर के हिसाब से आप उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। हुँ। संदीप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज पूरा समझाया कि किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टर रहें, कहाँ ना रहें, ग्लोबल मार्केट से कितना डरना है, कितना संभलना है, और पूरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को आपने आगे का डायरेक्शन दिया, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें और एसआईपी को जारी रखें। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।